हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने कुल 21 प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुल 10 नंबर के प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला से दिखाई देंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला को। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ये कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम होती है, अगर वायु में रखा है या कहीं भी रखा है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है MgO। ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको साफ़ ना करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसी मैग्नीशियम पे जमा रहती है, जिससे कि ये जलेगा नहीं। इसलिए देखिए लिखा हुआ है, यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, जिसे सैंड पेपर कहते हैं, से साफ़ किया जाता है। तो ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था। 2019 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके साथ ही ये CBSE एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें NCERT का ये चैप्टर मौजूद है, उसमें ये प्रश्न बहुत आता है, तो इसको याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, इसको समझिए, पहले समझिए। देखिए, आपके पास में लोहे की कील है, ये देखिए मतलब लोहा है, और कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कॉपर सल्फेट है। वो आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में आयरन, आपका जो आयरन है ये कॉपर से क्या है, कॉपर से आपका जो है ये ऊपर होता है, ये ऊपर होता है, और कॉपर आपका नीचे होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटाएगा, और अब देखिए क्या बन जाएगा, अब बनेगा क्या, FeSO4 और प्लस में कॉपर आयन रिलीज हो जाएगा। और जब कॉपर आयन रिलीज होगा तो विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसलिए ये जो है विलयन का रंग बदल जाएगा। तो देखिए लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट घोल में कॉपर आयन को विस्थापित कर देता है। देखो रिएक्शन लिखी हुई है, Fe सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस लिया गया है, और FeSO4 प्लस में Cu बना हुआ है, Cu प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। या Cu आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से ये जो विलयन है वो नीला हो जाएगा, रंग इसका चेंज होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और आने के इसके चांस भी हैं। तो देखिए, साबुन और अपमार्जक दोनों में क्या अंतर है। पहला, साबुन देखिए, यह प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्यों, ये जैव निम्नीकरणीय हैं, क्योंकि ये जो है इनको जैविक 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 का मतलब कवक या फिर जीवाणु इसको नष्ट कर सकते हैं, किसको, साबुन को। लेकिन अपमार्जक कुछ बायोडिग्रेडेबल हैं तो कुछ कैसे हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कुछ को तो कवक जीवाणु खत्म कर देंगे लेकिन कुछ को नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, साबुन को देखिए, यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है। कौन, साबुन। मृदु जल मतलब जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है। अब अपमार्जक को देखिए, यह मृदु जल और कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया लास्ट पॉइंट, साबुन में इसमें निर्मल शोधन क्रिया होती है, मतलब निर्बल होती है। इसका मतलब कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन साबुन की शोधन प्रक्रिया कैसी है, प्रबल है। इसमें साबुन की यानी अपमार्जक की जो प्रक्रिया है शोधन की, ये तेज़ होती है। आप जो है अपमार्जक से किसी चीज़ को धुलेंगे तो जल्दी और तेज़ उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, सफाई जल्दी ज़्यादा होगी, ठीक है। और साबुन में ऐसा नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। कई बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक या विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करता है।
वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है प्रतिस्थापन अपक्रिया, वही कहलाती है प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, अभी जो इससे पहले एग्जाम्पल था, आयरन है, कॉपर सल्फेट बैलेंस से कॉपर को हटाएगा, यहाँ से कॉपर को हटाएगा और खुद जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, और इस तरह से कॉपर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, और इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, ये है प्रतिस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अच्छा, आगे लिखा है, जो इस रासायनिक अपक्रिया में Fe अधिक अपक्रियाशील है, आप देख सकते हैं, और कॉपर यहाँ से क्या है, अपेक्षाकृत उससे कम अपक्रियाशील है, और इसीलिए उससे विस्थापित कर रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं, जब कोई अम्ल और क्षार, आपके पास में एक एसिड होता है और एक बेस होता है, और दोनों रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और प्लस में वाटर बनता है, आप जानते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म, भस्म का मतलब क्या होता है, भस्म का मतलब होता है क्षार, के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एग्जाम्पल में ये आपकी रूट रिएक्शन हो गई, अम्ल है, भस्म है, लवण और जल बन रहा है। तो देखिए NaCl क्या है, एक जल है, NaOH क्या, एक क्षार है, और ये देखिए एक लवण बना और ये जल प्राप्त हुआ। ऐसे ही देखिए H2SO4 एक जल है, सॉरी H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, KOH एक क्षार है, और K2SO4 एक साल्ट है, H2 आप जानते हैं क्या है, H2 आपका बिल्कुल जल है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियोजन अपक्रिया को सा उदाहरण समझाइए या लिखिए। तो आप जानते हैं वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, क्या होता है, टूटना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूट जाए, टूट करके कुछ ऐसे छोटे यौगिकों में बदल जाए जिसका कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई उसका मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टूटे तो बिना मतलब का यौगिक बन जाए। तो देखिए, जब एक बड़ा यौगिक टूट कर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो ऐसी अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल एक ही NCERT में है और वही आपको याद करना है, KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है, और ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि तनुकरण क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूशन, क्या होता है, डाइल्यूशन, जबकि लिखा हुआ यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाइल्यूशन। तो अच्छा पहले समझिए इसको, आपके पास में अगर कोई अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और इसमें आप जल को मिक्स करते हैं, किसको, जल को मिक्स करते हैं। तो किसी भी अम्ल को जब जल मिक्स करते हैं तो क्या होता है, या फिर अच्छा पहली चीज़ तो ये एक सवाल ये आता है कि किसी अम्ल में जल मिलाते हैं या अम्ल को जल में मिलाते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए इस चीज़ को, हमेशा हम जल में, हमेशा हम जल में ही मिलाते हैं, किसको, अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं जल में ही। ये गलती मत करिएगा, किसी जल को क्षारक या अम्ल में नहीं मिलाएंगे, ये गलत रहेगा आपका। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसको। कह रहा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर द आयन की सांद्रता H3O+ या फिर OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे हम तनुकरण यानी डाइल्यूशन कहेंगे। क्लियर हुई बात। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, H+ आयन, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल आपके पास में, जैसे मान लीजिए HCl है, इसको जैसे ही मिलाएंगे जल में तो H+ और प्लस में Cl- बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, तो यहाँ से 2H+ मिलेगा और प्लस में SO4 आपका -2 मिलेगा। तो जो H+ मिल रहे हैं इन्हीं H+ की बात कर रहा है। तो H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप जानते हैं ये pH से जुड़ा हुआ बात है, तो पहले समझिए इस चीज़ को, पहले इस चीज़ को समझिए, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। देखिए, उदासीन विलयन के लिए pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसके लिए अगर सांद्रता की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगर किसी विलयन का pH मान 0 है, कितना है, pH मान अगर 0 है तो ये विलयन कैसा होगा, बताइएगा कैसा होता है इसको। अगर मान लीजिए किसी विलयन का pH मान कितना है, 0 है, तो उदासीन होगा कि आपका ये क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, इसको आप बताएंगे कमेंट में। अगला देखिए, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। इस प्रकार H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को बढ़ाता है, घटाता है या फिर उदासीन करता है। तीनों बातें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। H+ आयन पे ही डिपेंड करता है विलयन का जो pH मान है वो
और तभी आप कह सकते हैं कि विलयन कैसा है, अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास में HCl है और आप कहते हैं कि H+ देता है और ये Cl- देता है, लेकिन कब? ये तब देगा जब ये कहाँ हो, जब ये जो है वाटर में हो। कहने का मतलब जब इसको पानी में घोलेंगे तभी H+ देगा। चाहे आप इसको लें, चाहे आप H2SO4 लें, किसी भी आप जो है यौगिक को लें, किसी भी अम्ल को लें, जब तक इसको जल में नहीं घोलेंगे तब तक H+ आयन नहीं देगा। क्लियर हुआ। और जब तक ये H+ आयन नहीं देगा तब तक ये अम्लीय व्यवहार कैसे करेगा, आप बताइए। अम्ल हम उसे ही तो कहेंगे जो H+ दे। तो अम्ल को चेक करने का तरीका है कि आप उसको जल में मिलाएं और H+ अगर रिलीज हो रहा है तो ही हम कहेंगे कि वो अम्ल है। ठीक है, तो लिखा है किसी, एक बार इसको पढ़ते हैं मिटा करके, बस साफ साफ मिटाते हैं इसको। कह रहा है कि जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, मतलब तोड़ने में, जिससे हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, जो H+ बना है अगर ये H2O से मिल जाए, किससे? H2O से, तो यही बन जाता है क्या? यही बन जाता है H3O+, और इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि खनिज और अयस्क क्या है, लोहे के 2 अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखो। तो देखिए, खनिज भी जानते हैं, अयस्क भी आप जानते हैं। खनिज वे सभी पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के धरातल से प्राप्त किए जाएं, मतलब अंदर से मिट्टी की सतह से नीचे प्राप्त किए जाएं, वे सभी खनिज हैं। लेकिन जिस खनिज से किसी धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक रूप से प्राप्त कर लें, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अयस्क। क्लियर हुआ। अब इसको जो लिखा उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अयस्क वो पदार्थ है जिससे कोई धातु, यहाँ धातु होना चाहिए, धातु सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में प्राप्त होती है। ठीक है, अब लोहे के 2 अयस्क इस बार लिखे हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में आप कापर के साथ में आप जो है सिल्वर के, और आप जो है एल्युमिनियम के, और आप जो है इसमें कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीज के, इनके भी अयस्क को नोट कर लीजिए। यहाँ पे जगह नहीं है, आप उनको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आने के इनके बहुत चांस रहते हैं। हालांकि हेमेटाइट का Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का Fe3O4। सिर्फ एक इसमें आयरन परमाणु की कमी और ऑक्सीजन परमाणु की अधिकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो देखिए, अम्ल आप जानते हैं कि जैसे ही इसको जल में मिक्स करते हैं, H2O और प्लस में HCl ले लीजिए, जल में मिक्स करते ही ये इसके आयन बन जाएंगे और यही आयन क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण आयन उत्पन्न होते हैं, इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। विरंजक चूड़ की उपयोग लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। विरंजक चूड़ की बात करें या फिर आपके पास जितने भी लवण परिवार के जो भी आपको फार्मूले आपके एग्जाम में किताब में हैं, उन सभी के 2-2 3-3 उपयोग लिख लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए, कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक चूड़ का उपयोग करते हैं विरंजन के रूप में। ठीक है, कपड़े का रंग उड़ाना हो चाहे कागज़ का रंग उड़ाना हो, इसके लिए हम विरंजक चूड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, पिए जल को रोगाणु रहित करने में, कीट पतंगों कीटों को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए, बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह क्लोरोफार्म बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोगशाला में यह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये 5 पॉइंट आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इनको आप जो है नोट करके रखिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई आयनिक यौगिक, मान लीजिए हमने क्या लिया, NaCl लिया, वो आप जानते हैं कि Na+ और Cl- से बना है। Na+ और Cl- से बना है। इसमें जो Na है और Cl है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं वैद्युत संयोजी बंध से। किससे? वैद्युत संयोजी बंध से। और सबसे मजबूत अगर बंध कोई होता है तो वैद्युत संयोजी बंध ही होता है।
ठीक है। और आप जानते हैं कि वैद्युत संयोजी होता है, सहसंयोजी होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं। लेकिन सबसे मजबूत अगर कोई बंध है तो कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बंध होता है। क्योंकि आयनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है? विद्युत संयोजी बंध। इसलिए जो है इनके बीच में, अच्छा, इन दोनों के बीच ये मजबूत है, इसलिए क्लोरीन और सोडियम के बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? इसलिए ये मजबूत होंगे, इनका गलनांक उच्च होगा, जल्दी गलेंगे नहीं। तो देखिए, अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। छोटी सी बात लिखी है, लेकिन आप इसको भी उसमें ऐड कर लेना कि वैद्युत संयोजी बंध के कारण जो है भी ये मजबूत होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला कह रहा कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु लोहे यानी इस्पात के मिश्र धातु का नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा कि कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक ताप का सुचालक है। कॉपर क्या है? स्टील की अपेक्षा ताप का अधिक सुचालक है। यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होता है। ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। साथ ही साथ अधिक गर्मी से जलीय अघुलनशील अशुद्धियाँ स्टील के तली में जमकर फट सकती हैं, तांबे में नहीं। इससे भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो ठीक है, ध्यान रहे, इस प्रश्न को जो है बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पीडीएफ को इसके आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जंग लगना एक अलग से क्वेश्चन आता है और जंग से बचने के तरीके एक अलग से प्रश्न आता है। तो दोनों प्रश्न आप समझिएगा। जंग लगने की प्रक्रिया अभी आगे प्रश्न में आएगी। बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके हैं। कई सारे तरीके, लेकिन 2 आप लोग यहाँ से तेल या ग्रीज लगाकर, ठीक है, ये परत उनके पर लगाते हैं। दूसरा है इनेमल से लोहे की सतह पर रंग। तो पहला देखिए, यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की तह जमा दें तो नम वायु लोहे से संपर्क में नहीं आती, जिससे जंग नहीं लगता। मशीनों की पुर्जी पर ऐसा ही किया जाता है। जो मशीन होती है, मशीनों में आप जानते हैं ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तेल भी डालते हैं, इस वजह से वहाँ पे जंग नहीं लगता और आराम से वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य करता है। ऐसे इनेमल है तो आप रोगन की तरह तह जमा कर रंग पर यानी कि जंग पर क्या करते हैं, जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर इनेमल की तह जमाई जाती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, अथवा सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर क्यों रखे जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। बार बार ये प्रश्न आता है, कई रूपों में आपको दिखाई देता है। क्यों? अच्छा, सोडियम हुआ, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे लिथियम होगा, ये सब बहुत ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और वायु के संपर्क में आते ही तुरंत जल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, इस वजह से इनको कहाँ रखते हैं? इनको रखते हैं केरोसिन के तेल में, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती। अच्छा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सक्रिय धातु हैं जो वायु उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती हैं सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड, जो भी होगा। पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको यहाँ पे इसलिए होना चाहिए, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद हो गया बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। गैल्वेनीकरण यसद लेपन किससे कहते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, एनसीईआरटी का बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देते हैं। विद्युत द्वारा, देखिए विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, यही कहलाती है क्या? गैल्वेनीकरण है। लोहे के जो भी आपके खंभे होते हैं अधिकतर, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, इनको क्या करते हैं, पिघले हुए एल्युमिनियम में डाल देते हैं और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस पर जो है करंट यानी विद्युत की मदद से वो चिपक जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जंग ना लगे इसलिए पेंट करते हैं। आप जानते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है? तो ये आप जानते हैं कि सर्वप्रथम किसने? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया और उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। तो देखिए, तत्वों का वर्गीकरण उनकी संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया गया।
और आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी के 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, इन्हीं को वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, और आप आवर्त सारणी को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये अगर आपके पास में क्या है, ये आपके पास में अगर आवर्त सारणी है तो क्षैतिज, ये तो खड़े कॉलम हो गए, इन्हें ये 18 है संख्या में, लेकिन जो क्षैतिज हैं ये कितने हैं, ये 7 हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 विसंगति आपसे पूछता है। तो सबसे पहली चीज़, हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर आवर्त सारणी को आपको दिखाएं तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी रखते हैं और कभी कभी यहाँ पर भी रखते हैं, तो ना तो यहीं इसका सेट हो पा रहा है स्थान, ना तो यहीं इसका स्थान सेट हो पा रहा है। तो हाइड्रोजन कभी कभी धातुओं के साथ अपनी जो है गुण को दिखाता है, तो कभी कभी आपका जो है ये उपधातुओं के साथ यानी अधातुओं के साथ भी दिखाता है, इसीलिए इसका स्थान निश्चित नहीं कर पाए कौन, मेंडलीव। फिर देखिए, समस्थानिक का स्थान नियत नहीं। अगला, समस्थानिक में क्या, जैसे कि आप जानते हैं समस्थानिक में आपका 1s3 हो गया, 1h2 हो गया, 1h1 हो गया। हालांकि पहले ये होना चाहिए 1s1 हो गया, 1s2, 1s3, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और इनका स्थान निश्चित नहीं हो पाया। कम परमाणु भार वाले तत्व के स्थान पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया था। ये अभी आप देखोगे एनसीईआरटी में उठा करके मेंडलीव की आवर्त सारणी जो पुरानी वाली थी उसमें जो है ये विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कि बायोगैस के संगठन में कौन कौन सी गैसें होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो देखिए, बायोगैस मीथेन, नंबर 1 क्या, मीथेन, दूसरा CO2 और तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट गैस। इन तीनों गैसों क्या ये मिश्रण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या, 65% आपका इसमें होता है क्या, मीथेन होता है। यही सवाल तो आया है, कहता है कि निम्न में से बायोगैस के संगठन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो मीथेन की होती है। कितने प्रतिशत है, तो 65 या 60, दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा, दोनों टिक करिएगा, 65 या 60। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो है मेरा अंतिम प्रश्न था, और ये प्रश्न कैसे लगे आपको बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और इस पूरे प्रश्नों की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, कैसे भी करके आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 10 नंबर के जो प्रश्न हैं इन्हीं 21 प्रश्नों से आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री का जो भी आपका पोर्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।